इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आज का 1930। आज का ये जो स्टार्टिंग लेक्चर है, ये जस्ट हम एक इंट्रोडक्शन देंगे ताकि तुमको समझ में आए कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो इनफैक्ट हमने सीखा भी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सीखा है। तुम बोलोगे फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का इसका क्या संबंध? लेट अस अंडरस्टैंड। प्लीज नोट, पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। ठीक है, सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है, उससे पहले 1930 से पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट था ही नहीं। वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था। फिर 1930 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 76 टू सेक्शन 123, ये सारे के सारे सेक्शन कैंसिल किए गए। ठीक है ना, जिसको टेक्निकल भाषा में हम रिपील बोलते हैं। मतलब यहां से सेक्शन 76 टू 123 कैंसिल कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए, और एक नया एक्ट बनाया गया उस टाइम में। उस टाइम में वो एक्ट का नाम था द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, वक्त आगे बढ़ा और 1963 में 22 सितंबर में 22 ऑफ सितंबर 1963, आजादी के कितने करीबन 16 साल बाद, ये जो वर्ड है इंडियन, ये कैंसिल कर दिया गया। नाउ इट इज ओनली द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो जिस नाम से ये जाना जाता है। सो आई होप तुमको इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर हुआ कि ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इसको इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलते थे। उसके पिताजी थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वहां से ये एक्ट अलग हुआ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन ये कैंसिल कर दिया गया, नया एक्ट बनाया गया। उस एक्ट का नाम इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट था। उसके बाद उसमें अमेंडमेंट, बदलाव हुआ, नाम का चेंज हुआ। 22 सितंबर 1963 को वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना। जब पहले सेल, एक मिनट,
सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है, ये पहले अप्लाइड टू ऑल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था। अभी जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 हटा दिया है, तो अभी ये भी हट जाएगा। नाउ इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट लागू होगा। प्लीज नोट, पहले ये एक्ट पूरे देश में लागू होता था एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहां पे स्पेशल एक्ट्स ही चलते थे। उसमें से एक बहुत बड़ा फ्रॉड अभी आज और कल में पता चला, रोशनी एक्ट। खैर वो अभी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था। याद रखो, ये जो एक्ट है, दो प्रकार के प्रॉपर्टी होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। ये सिर्फ बोलते ना, ये एक्ट डील्स विद गुड्स सेल, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो आई मस्ट डिफाइन दिस वे। जो प्रॉपर्टी होती है, एक तो मूवेबल होती है, ठीक है ना, जैसे बल्ब ले लो, ठीक है। इमूवेबल बल्ब को तुम मूव कर सकते हो। इमूवेबल जिसमें तुम हाउस ले लो, जिसको तुम मूव नहीं कर सकते। सेल ऑफ गुड्स एक्ट यहां पे लागू होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट यहां पे लागू होता है। यहां पे अलग एक्ट लागू होता है, दैट इज, मुझे लगता है इट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इट इज 1882, ये लागू होता है, 1930 है। सो प्लीज नोट, जो मूवेबल है वहां पे ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू होता है, इमूवेबल लागू नहीं होता। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नाउ शॉर्ट में ये एक्ट क्या बात करता है, ये है क्या। सो डू यू एग्री, लेट अस एज्यूम ए, ठीक है, इज अ सेलर, बी इज अ बायर, ठीक है। Now let us understand, seller is a person who sells or agrees to sell. Let us understand what is meant by sale. सेल में आज ही बेचा, इफ सोल्ड टुडे इटसेल्फ, मतलब मालकाना हक, इफ सोल्ड टुडे इटसेल्फ, आज तुमने बेचा या बेच दिया गया है। आज तुमने बेच दिया, बेच दिया गया है, तो उसको हम सेल बोलेंगे। लेकिन इफ सोल्ड एट अ फ्यूचर डेट, इफ सोल्ड एट अ फ्यूचर डेट, तो उसको सेल नहीं बोलेंगे। इट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट टू सेल। इट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट टू सेल। सो तुमने गुड्स आज के आज बेच दिया, तो उसको हम सेल बोलेंगे। और यदि तुमने भविष्य में बेचने की बात की, तो उसको हम एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। ठीक है, सो
हु इज अ सेलर? सेलर कौन है? लेट अस अंडरस्टैंड। यहां पे मैं लिखता हूं, सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स, जो बेचता है, और एग्रीज टू सेल्स, एग्रीज टू सेल, ठीक है, जो गुड्स बेचता है या तैयार है बेचने के लिए। अब बायर का डेफिनेशन देखते हैं क्या है। बायर इज अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय। समझ में आ रहा है लॉजिक, इसका मीनिंग क्या है? सो इफ वी आर टू डिफाइन, सेलर इज नंबर 1 कंसेप्ट, जो बेचता है या बेचने के लिए तैयार है। बायर, जो खरीदता है या खरीदने के लिए तैयार है। अब किस चीज का खरीदी और बिक्री हो रही है उसमें आते हैं। सो ए सेलर है, ए सेलर है, बी बायर है। क्या बेच रहा है? गुड्स। गुड्स क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। गुड्स क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नहीं गुड्स, ये सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि यदि इमूवेबल रहेगा, इसको मैं काट देता हूं, चलो और क्लियर कर दूं। मूवेबल प्रॉपर्टी है, अच्छा इमूवेबल भी लिख देते हैं, क्यों नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो डिफरेंट एक्ट में बैठता है, नॉट इन दिस एक्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ let us go ahead with more explanation of this movable property. A सेलर है, B बायर है। क्या बेच रहा है? गुड्स। ए बी को गुड्स दे रहा है। अच्छा, सपोजिटली ये बार्टर हो रहा है, ए बी को गुड्स दे रहा है और बी ए को गुड्स दे रहा है। क्या ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के डेफिनेशन में आ रहा है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब गुड्स जाता है और सामने वाला भी कुछ प्रॉपर्टी गुड्स देता है, तो इसको हम बार्टर बोलेंगे, करेक्ट। बार्टर में लिख दूं कुछ इधर, बार्टर इज नॉट गवर्न्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बराबर है। तो फिर बार्टर कौन से ट्रांजैक्शन में आएगा? तो बार्टर के लिए बार्टर इज गवर्न्ड बाय, यदि बार्टर होता है तो भाई तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जाना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज बताता हूं। सपोजिटली एक प्रॉपर्टी है, मूवेबल है और इमूवेबल है। इमूवेबल जैसे गोल्ड ले लो, तुम जाके गोल्ड को गिरवी रखते हो जिसको हम प्लेज बोलेंगे, और हाउस जिसको तुम गिरवी रखते हो इसको मॉर्गेज बोलेंगे। तो आई होप तुमको
प्लेज और मॉर्गेज का समझ में आया। जब तुम सोना मूवेबल है, गिरवी रखते हो, तो उसको टेक्निकल भाषा में हम प्लेज बोलेंगे। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, को गिरवी रखते हैं जैसे हाउस, उसको हम मॉर्गेज बोलते हैं। अगेन प्लीज नोट, ये दोनों इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा। करेक्ट? Let us go to the next part now. Again, there is a seller, B buyer. So I hope तुमको seller नंबर 1 समझा, नंबर 2 buyer समझा, गुड्स शॉर्ट में बताया मैंने, नंबर 3 समझा। करेक्ट? अब दोनों में खरीदी बिक्री हो रहा है, ए गुड्स दे रहा है बी को। नाउ लेट अस एज्यूम बी ए को पैसा दे रहा है, ठीक है ना। सो बी इज पेइंग सम प्राइस। जब ए और बी, एक मिनट में इसको थोड़ा ए और बी ने, ए सेलर है, बी बायर है, ए ने गुड्स बी को दिया, बी ने पैसा दिया, प्राइस चलो ले लेते हैं, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन को हम सेल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन तुमको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, कि ए जो गुड्स है, ये जो गुड्स है, इसका मालकाना हक देता है, ओनरशिप। प्लीज नोट, यदि तुमने किसी फ्रेंड की गाड़ी ली, वो तो टेम्पररी लिया हुआ है, ठीक है ना। सेलिंग अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ए बी को ये गुड्स का ओनरशिप देता है फॉर अ प्राइस। ये प्राइस को टेक्निकल भाषा में कंसिडरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन। सो सेलर 1, बायर, दो पार्टीज होते हैं। सेलर कौन है? जो सेल करता है, ये एग्री करता है टू सेल, जिसको एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं भविष्य में होगा तो। बायर बाय करता है, ये एग्री टू बाय करता है भविष्य में। दोनों के बीच ट्रांजैक्शन किस चीज का? गुड्स। ये लेन देन किस चीज में होगा? प्राइस, उसको सेल बोलते हैं। सो यू कैन कॉल फोर्थ एज सेल, फिफ्थ एज प्राइस, ठीक है ना। प्लीज नोट, सेलर बायर दो पार्टी होते हैं। सेलर बेच रहा है गुड्स, सेलर ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर रहा है टू बायर, इसको सेल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। बायर इज पेइंग द प्राइस टू सेलर, अगेन इफ बायर पेज बाय गुड्स, तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दायरे में नहीं है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के दायरे में। सो सेलर बी बायर को बेच रहा है, बायर ए को, सेलर को पैसा दे रहा है। ये पैसा, हाँ, पार्टली बार्टर पार्टली कैश तो चलेगा, ठीक है ना। सो बार्टर का कायदा अलग है, यहाँ पे लागू नहीं होता, ठीक है। नाउ इसमें एक और कंसेप्ट हम ले ले ताकि तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए इसमें। अभी देर इज ए, देर इज बी। लेट अस एज्यूम ए नासिक में है, बी मुंबई में है। ए ऑफ कोर्स सेलर है, सेलर, बी बायर है। लेकिन ए डायरेक्टली बी को बेचना नहीं चाहता, बहुत दूर हो जाता है और सेलर के पास इतना टाइम नहीं है डिलीवरी देने का। सो सेलर क्या करता है? डी थाने में मिस्टर डी को अपॉइंट करता है, ध्यान से सुनना, और डी को बोलता है कि तू बी को बेच, ठीक है ना। सो आई विल गिव यू कमीशन। सो इवन डी होल्ड्स द गुड्स, यदि गुड्स ए ने डी को दिया थाने में, सो डी पोजेशन ऑफ गुड्स में है
पोजीशन ऑफ गुड्स डी के पास है बट ओनरशिप ए के पास है। ठीक है, टेक्निकल भाषा में मिस्टर डी को मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं, मर्केंटाइल एजेंट। और रिलेशनशिप बिटवीन ए को टेक्निकल भाषा में प्रिंसिपल बोलते हैं और डी इज द एजेंट। और दोनों का जो रिलेशनशिप है प्रिंसिपल और एजेंट का, उसको हम एजेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं। जिसके दरमियान बी या जिसको भी डी बेचेगा, डी को कमीशन मिलेगा। याद रखो, डी मालकाना हक नहीं ट्रांसफर कर सकता क्योंकि डी सिर्फ फिजिकल पोजीशन है, मालकाना हक ए के पास है। आया समझ में? तो शॉर्ट में हमने एक इंट्रोडक्शन देखा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ये तुम्हारा पहला इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसमें हमने क्या क्या सीखा। लेट अस सी। पहले सीखा हमने, मैं वापस फर्स्ट स्लाइड में आता हूँ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कैसे शुरू हुआ? पहले इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलते थे, फिर द इंडियन नाम हटा दिया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट रहा। ठीक है, फिर पहले जम्मू एंड कश्मीर में लागू होता था, बिकॉज अभी हमने यूनियन टेरिटरी सब बना दिया है तो नो लॉन्गर जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के नहीं, पूरे देश में लागू होगा, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर प्रॉपर्टी दो प्रकार के होते हैं, मूवेबल जिसमें गोल्ड लो, बल्ब लो। सो ओनली मूवेबल लागू होता है, इमूवेबल में लागू नहीं होता क्योंकि इसमें अलग कायदा लागू होता है। अगेन दो पार्टीज होता है, एक सेलर आज बेचा तो सेल, भविष्य में बेचेगा तो एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। सेलर इसलिए क्या हुआ? who sells or agrees to sell। बायर कौन है? who buys or agrees to buy हुआ। क्या बाय और सेल करेंगे? गुड्स। ये तीसरा पॉइंट है अपना। गुड्स कौन सा चाहिए? मूवेबल चाहिए। इमूवेबल इसमें नहीं आ सकता, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लागू होता है। सेलर क्या बेच रहा है बायर को? गुड्स। इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? सेल ट्रांजैक्शन। बी क्या देगा ए को? पैसा। बी ने ए को गुड्स दिया तो लागू नहीं होगा क्योंकि वो बार्टर कहलाएगा। बार्टर के लिए अलग कायदा है, ये सेल फॉर अ प्राइस होना चाहिए। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, नहीं वापिस पीछे आते हैं। ए बी को क्या दे रहा है? ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है ना, ए ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है और बी पेमेंट कर रहा है, कंसिडरेशन। अगेन प्रॉपर्टी दो प्रकार के, मूवेबल गिरवी रखा तो प्लेज, इमूवेबल गिरवी रखा तो मॉर्गेज। लेकिन दोनों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में लागू होता है, इसमें लागू नहीं होता सेल ऑफ गुड्स में। ठीक है, और लास्ट में ये भी बताया, पहला रिवाइज करो, सेलर पहला, दूसरा बायर। ठीक है, एक मिनट, सेलर, बायर, तीसरा गुड्स, चौथा सेल ट्रांजैक्शन, पांचवा प्राइस, मालकाना हक ट्रांसफर करता है ये। तो इस हिसाब से ये हमारा बेसिक था। तो अभी हम इसको रोकते हैं रिकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।